नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत मिश्रा आज आप सभी के लिए लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाज विज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूँ जो लघु दीर्घ उत्तरीय में आता है। यूट्यूब पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गन्ना उत्पादन का कारण दीजिए। भारत में गन्ना उत्पादन का ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप टिक लगा लीजिए, इसको नोट करते रहिए साथ में। ठीक है, भारत में गन्ना उत्पादन का कारण दीजिए। आप सब देख सकते हैं। ठीक, तो उत्तर क्या है इसका, चलिए देखते हैं। भारत गन्ने की जन्मभूमि है। क्या भारत गन्ने की जन्मभूमि है? यह बांस जाति का पौधा होता है। गन्ना भारत की प्रमुख नकदी एवं व्यापारिक फसल है। इससे गुड़, चीनी, शीरा तथा एथेनॉल इत्यादि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, भारत में प्राचीन काल से ही गन्ने की खेती की जा रही है। वर्तमान में गन्ने में प्रथम स्थान ब्राजील का है और वहीं दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। विश्व में गन्ने की खेती का 20% क्षेत्रफल भारत में है। ठीक है, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के दो महत्वपूर्ण कारण बताओ। किन्हीं चार संसाधनों पर प्रकाश डालिए। ठीक, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? हम 12 क्वेश्चन कराएंगे। 12 क्वेश्चन में जो आपको होगा उसमें से बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। आप सब लिख लीजिए। आप ऐसे वीडियो मत देखिए, साथ में कलम लेके लिखिए। चलिए देखते हैं। ऊर्जा के वे संसाधन जो दीर्घकाल तक उपयोग करने के पश्चात पुनः बने रहते हैं तथा उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय एवं या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। या पूछे नवीकरणीय, क्या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को क्या कहते हैं? नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय। या भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन निम्न है। पहला है गैर परंपरागत में क्या आता है? सौर ऊर्जा आता है। ठीक है, और क्या आता है? भूतापीय ऊर्जा आता है और पवन ऊर्जा आता है, बायोगैस और जौहरी ऊर्जा। ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आप लोग इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, संचार सीमाओं का अर्थ तथा प्रकाश डालिए। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बालक बालिका देख रहा है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं प्रखर आनंद मिश्रा आप सबके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। चलिए देखते हैं। संचार सूचना का आदान प्रदान करने का एक कार्य है, एक माध्यम है। व्यक्तिगत संचार और जनसंचार देश में संचार के मुख्य संसाधन हैं। संचार के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है जैसे निजी संचार। निजी संचार क्या हो गया? इसमें मोबाइल फोन या डाक पत्र आ गया। और डाक संचार में क्या आ गया? भारतीय डाक नेटवर्क, किताबें इत्यादि। आप सब ऐसे लिख सकते हैं। निजी संचार, डाक संचार और दूरसंचार। दूरसंचार क्या है? जैसे रेडियो संचार में सुधार के लिए सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग या एसटीडी की सुविधा का 24 घंटा विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान किया है। और जनसंचार देखते हैं। चौथा क्या? जनसंचार में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और फिल्म, इंटरनेट शामिल है। ठीक, चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। इतना आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। क्या था? संचार सेवाओं का अर्थ पर प्रकाश डालिए। ये सब आप सब देख सकते हैं। निजी संचार, डाक संचार, दूरसंचार और जनसंचार। हम लोग क्या करते हैं? रेडियो से देख सकते हैं, टीवी भी देखकर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और फिल्म, इंटरनेट भी शामिल है, इतना देख सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है।
जैसे कि निजी मतलब क्या, अपना स्वयं हो, ठीक है, क्या अपना स्वयं हो, अधिकार होता है और उसका उपयोग निजी लाभ के लिए करता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मान लीजिए आप कोई उत्पादन के लिए कहीं पूंजी लगाए, आप पैसा लगा के खरीदे 20-25 लाख का, और क्या कि अपने ही लाभ के लिए उसको बेच रहे हो, ठीक, अपने लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने के लिए, ठीक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति जो होता है उत्पादन के संसाधनों पर अपना अधिकार कर लेता, मैंने अपनी पूंजी या पैसा लगाता है, उसी को अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो हम सब जान सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादकों के संसाधनों पर व्यक्ति और सरकार, इसमें क्या बोल रहा है, व्यक्ति और क्या बोल रहा है, और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमने पूंजीवादी बोला, उसमें किसी व्यक्ति का निजी होता है, ठीक, अधिकार, लेकिन इसमें क्या, व्यक्ति का होता ही है, साथ में सरकार माने दोनों का होता है, उसी को मिश्रित मतलब मिलावटी दोनों लोगों का होता है, इसी को क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पिछले विगत वर्षों में बहुत बार आए वायरल प्रश्न हैं, आप सब लिख सकते हैं। जो भी चैनल पर नया है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो आप सब देख सकें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। 20 फरवरी को ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप सब देखिएगा। तो छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक, तो देखते हैं गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम। पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी, और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी। ये सारे चारों हम जान गए, ठीक। कौन कौन, गोंडावन समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी, ये चारों लिख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां क्या है, कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। हम लोग जानते हैं कोयला क्या 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं कोयला, 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्राइट और पिट, ये चारों होते हैं, ठीक। 7वां प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं, कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्राइट और पिट, ये चारों आप सब देख सकते हैं, ठीक। ये सारे चारों आप लिख लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। भारत के किन्हीं 2 रोपड़ फसलों के नाम लिखिए। भारत की किन्हीं 2 रोपड़ फसलों के नाम, चाय, गन्ना, ठीक है, आप धान, गेहूं, ये भी आप लिख सकते हैं। भारत के किन्हीं 2 रोपड़ फसलों के नाम लिखिए, आ सकता है 1-2 नंबर में, ये सब आप जाने दीजिए, चाय, गन्ना, ठीक, चाय, गन्ना। 9वां प्रश्न हमारा है, नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। 9वां प्रश्न, हम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सब हमारे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, 20 फरवरी को है, सामाजिक विज्ञान का। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं बेटा, आप सब उठा के देख लीजिएगा। जब 20 फरवरी में को पेपर मिलेगा तो आप लोग मुझे जरूर याद करेंगे। नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। नगर निगम के 2 कार्य होते हैं, पहला है नगर की सफाई करना और दूसरा है पीने के पानी की व्यवस्था करना, ठीक। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सरकार किसी भी धर्म विशेष के पक्ष में या खिलाफ में नहीं होता है, सभी धर्मों के लोग बराबर और उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी है, यही धर्मनिरपेक्षता है। इसका मतलब हो गया सरकार, देखो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म जाति से सरकार किसी भी पक्ष में नहीं रहती है, सीधा उसका मतलब है कि आप अपने धर्म विशेष के अनुसार, सभी लोग बराबर हैं, सभी धर्मों के लोग क्या हैं, बराबर हैं, और अपने धर्म के अनुसार वो अपना जीवन जीने की आज़ादी है, या वो स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्षता, हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक, ये है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न, जो कि बहुत पिछली बार पेपर में आया है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखते हैं,
देखिए पहले जान लीजिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत आर्थिक महामंदी आ गई थी, जिससे कई देश संकट में आ गए थे। आर्थिक मतलब खाने पीने या भुखमरी में। चलो देखते हैं क्या है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों को आर्थिक संकट से बाहर, ठीक है, बाहर निकालना था। ठीक, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे जूझ रहे जो आर्थिक महामंदी से, उससे लोगों को बाहर निकालना था। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां, जो कि लास्ट है। ये आप सबके लिए लास्ट प्रश्न है। अब आप सब इसको जरूर साथ में लिख लीजिए, वीडियो को स्किप करके आप लोग जरूर लिखिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अगला प्रश्न क्या है जो लास्ट है, देखते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जो रूसी क्रांति हुई थी उससे पहले वहाँ रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? वहाँ की जो किसान थे वो क्या करते थे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। उनका कोई अपना ज़मीन नहीं था, ज़मींदारों के अधीन रहते थे और भारी कर, ठीक, टैक्स चुकाना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी। वो गरीब और भूखे परेशान मरते जा रहे थे, जिससे उनका जमींदार और सरकार दोनों मिलकर शोषण करते थे। चलिए देखते हैं। क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उन उनकी अपनी जमीन नहीं थी और वे जमींदारों के अधीन काम करते थे और उन्हें भारी कर और मजदूरी चुकानी पड़ती थी, जिसके कारण वे गरीब और भूख से परेशान रहते थे। सरकार व जमींदार दोनों उनका शोषण करते थे। ये सारे हमने 12 जितने भी सारे प्रश्न हैं हमने करा दिए। ठीक, आप सब देख सकते हैं कि सारे जितने भी 12 प्रश्न हैं कि हमने करा दिया, आप सबको नोट करा दिया हूँ। आप सब इसको वीडियो को रोक कर या बैठ जाकर आप लोग नोट कर सकते हैं। सारे जो 12 प्रश्न थे, 12 प्रश्न थे, सारे हमने करा दिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 20 फरवरी को ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक, ये सारे प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इतने कम समय में हम आप सभी का वीडियो कंप्लीट करा दिए।